हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़, कि जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं। और आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर हमारे समाज में काफ़ी सारे मिथ्स है, काफ़ी सारी गैर मान्यता वगैरह है। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे हमारे रूटीन पेशेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं कि मैम ब्रेस्ट फीडिंग में ये तकलीफ़ हो रही है, या तो घर से जो बुज़ुर्ग है वो ऐसे हमें गाइड करते हैं, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर आज मैं आई हूँ। पहले जो मिथ मैं लेना चाहती हूँ कि जो घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इजी मेथड है, और जैसे ही डिलीवरी होती है तो माँ को तो ऑटोमेटिक ये आ ही जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है हम भी मानते हैं कि बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए जो फीडिंग मदर है या तो जो लैक्टेटिंग मदर है जिनकी डिलीवरी हुई है, उनको मेंटली साइकोलॉजिकली आपको सपोर्ट करना है। थोड़ा अपने को पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है, और घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं इन सब का अगर सपोर्ट मिलता है तो आई एम श्योर कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रोसेस है वह इजी हो सकती है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान जो रखना है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर है किसी की तो विद इन हाफ एन आवर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना है। अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो विद इन 1 to 2 hours ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआत करनी है। दूसरा है कि काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे ही डिलीवरी होती है तो माँ और बच्चे को थोड़ा सेपरेट रखना है, क्योंकि माँ जैसे नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी सारा समय कभी कभी लग जाता है, मदर्स कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि माँ को थोड़ा शांति मिले, माँ को थोड़ा आराम मिले, इसके लिए माँ और बच्चों को सेपरेट करते हैं, यानी कि बच्चे को दूसरे रूम में रखते हैं, माँ को ये रूम में रखते हैं। तो यह जो चीज़ है यह टोटली मिथ है, और यहाँ पे मुझे यही बताना है कि माँ और बच्चा दोनों को एक ही रूम में रखना है, जिसे हम रूमिंग इन कहते हैं। हालांकि काफ़ी टाइम जैसे प्री टर्म डिलीवरी वगैरह होते हैं तो उनको हम माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जिसे हम कांगारू मदर केयर कहते हैं, जिससे माँ और बच्चे का बॉन्डिंग भी बढ़ता है। और अगर प्री टर्म बच्चा है तो बच्चे के वेट गेन के लिए, मैच्योरिटी के लिए यह जो कांगारू मदर केयर जो है वह स्पेशली सिखाया जाता है, और उसके लिए टाइम अलॉट किया जाता है कि सुबह में आपको यह इतने आवर्स बच्चे को लेकर स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना ज़रूरी रहता है। और प्लस यह जो कांगारू मदर केयर दिया जाता है उसकी वजह से मदर को जो ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट सिक्रीशंस जो रहते हैं उसमें भी काफ़ी फ़र्क दिखता है। तीसरा है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो सोर निपल वगैरह जो है उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, या तो सोर निपल अवॉइड करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी बार मदर्स आती है कि मैं 1.5-2 महीने का बच्चा हुआ है और बहुत ही पेन हो रहा है। हमारे समाज में यह भी एक मिथ है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। तो यहाँ पे मुझे जो बोलना है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसेस। अगर उसे जो प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, या तो जो भी काफ़ी लोगों के इश्यूज़ होते हैं निपल के रिलेटेड वगैरह, तो उसको आपका जो प्रेगनेंसी का समय है तब से अगर टैकल किया जाता है तो आई एम श्योर कि डिलीवरी के बाद आपको ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग एक पेनफुल प्रोसेस नहीं रहेगा आपके लिए। और जिनको जैसे समस्या है कि सोर निपल वगैरह के इश्यूज़ आती है, इनिशियली जितना हो सके उतना, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही डिलीवरी होती है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना है, क्योंकि बच्चे की जो सकिंग रिफ्लेक्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है इन द इनिशियल टाइम। आफ्टर मतलब डिलीवरी के बाद थोड़े समय के बाद भी वो
रिफ्लेक्स तो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है, लेकिन जितना जल्दी इनिशिएट करेंगे उतना जल्दी बच्चे को सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप होके ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होता है। और जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होता है तो ब्रेस्ट सिक्रीशन भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही दूसरे काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि जैसे ही बच्चे को फीडिंग के लिए जो पोजीशन होती है, कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि लेटे लेटे भी अगर फीडिंग करवाया तो यह नॉर्मल बात है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखते हैं कि डिलीवरी हो जाती है लाइंग डाउन पोजीशन, यानी सोते सोते बच्चे को फीडिंग करवा रहे। बच्चे को अगर इन केस वॉमिट वगैरह कर देता है तो जो मिल्क है वह उसकी जो सांस लेने की जो पाइप होती है उसमें चले जाते हैं और उसकी वजह से बच्चे को काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है और नियोनेटल डेथ तक भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि फीडिंग जब भी करवाना है तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। और मेरे जो वीडियोज़ है उसमें मैंने आइडियल ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन क्या होती है उसके बारे में भी डिटेल में समझाया हुआ है। दूसरे काफ़ी मिथ्स है कि हर माँ को ऐसा लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भरा है। तो ऐसा मिथ रहता है कि मैम मतलब वो लोग फीडिंग देते हैं और उसके बाद भी फॉर्मूला मिल्क बच्चे को देते हैं कि मैम उसकी रिक्वायरमेंट तो 40 ml है, लेकिन जो मिल्क ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है वो 20 ml ही आ रहा है, तो उसके बाद उसको हम फॉर्मूला मिल्क वगैरह देते हैं, उसके बाद ही वो सोता है। फ्रेंड्स, बहुत ही क्लियर बताना चाहती हूँ कि बच्चा जो है वह कंटिन्यूअस सकिंग नहीं करता है, वह पॉज लेकर सकिंग करता है। जैसे कि अभी 2 मिनट लिया, बीच में 1-2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक ले लेगा, उसके बाद वापस सकिंग करेगा और यह हिसाब से 45 मिनट्स टू 1 आवर, कोई बच्चे को 30 मिनट्स ऐसा टाइम लग सकता है। लेकिन जब भी वह सकिंग स्टॉप करता है तो उसको वहाँ से लेटा नहीं देना है। जैसे काफ़ी मदर्स ऐसे करते हैं कि 10-15 मिनट फीडिंग दिया फिर बच्चे को लेटा देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बच्चे का जो नीड है, बच्चे का पेट है, वो नहीं भरता है। आप अच्छे से टाइम लीजिए, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 आवर बच्चे को फीडिंग दीजिए। उसके बाद उसको जैसे आपको यहाँ पे लेना है ताकि उसको जो भी बर्प वगैरह है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि वह हो जाता है, उसके बाद ही उसको बेड पे या जो भी जगह है वहाँ पे उसको लेटाना है। दूसरे जो मिथ्स होते हैं कि काफ़ी सारी महिलाएं प्रॉपर मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, यानी कि मैनी मदर्स कांट प्रोड्यूस्ड प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो इसके लिए मुझे यही कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रोसीजर है वह ओनली मदर पे डिपेंड नहीं होती है, उसके लिए उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सोसाइटी है, उनका सपोर्ट बहुत ही नेसेसरी होता है। और ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन जो है वह डिपेंड करता है कि आप बच्चे को मतलब बच्चा जो है वो ब्रेस्ट के साथ कैसे लैच करता है। दूसरा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की, यह सब चीज़ के ऊपर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ध्यान रखता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। दूसरा है कि काफ़ी मदर्स को ऐसा रहता है कि जब भी आप बीमार हैं तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप बीमार हैं, आपको फीवर आया है, बुखार आया है, तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ वगैरह भी डेवलप होते हैं। तो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा कि ऑटोमेटिक उसके शरीर में भी यह जो एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप हो जाएंगे थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। तो जब भी आपको कोई छोटी मोटी सी बीमारी है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आप बंद करवाते हो तो उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट एंगोजमेंट वगैरह होते हैं, ब्रेस्ट एब्सेस की वगैरह समस्या आ सकती है, जिसके लिए विस्तारित रूप से आप हमारे इसके ऊपर जो वीडियो बनाया है कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वह देख सकते हैं। दूसरा है कि काफ़ी लोगों को यह मिथ होता है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। फ्रेंड्स, यह एक तरीके से तो बराबर है कि आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, लेकिन यह सेंटेंस मैं कंप्लीट करती हूँ कि कोई भी डॉक्टर के सुपरविजन के बिना आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना है। यानी कि जो OTC मेडिसिन है, ओवर द काउंटर जो मिलती है फार्मेसी में, डायरेक्टली जाकर आप फार्मेसी में से जो मेडिसिन बाय करते हो और लेते हो, यह चीज़ आपको 100% अवॉइड करनी चाहिए।
दूसरा है, काफ़ी लोगों को रहता है कि जैसे ही मदर्स जो है अगर वर्किंग है 3 महीने या 5 महीने के बाद अगर वह अपनी जो ड्यूटी है, जॉब वगैरह है, ऑफिस वगैरह शुरू करते हैं, तो जैसे आफ्टर 3 मंथ्स अगर कोई महिला है कि अपना जॉब शुरू कर देती है, तो उसको 3 महीने के बाद ही बच्चे को वीनिंग शुरू करना चाहिए। तो यह जो है मिथ, इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप वर्किंग हैं तो आपको बच्चे को वीनिंग करवा के या तो फॉर्मूला मिल्क वगैरह पे स्विच ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि आप अपना जो मिल्क है वह एक स्टरलाइज कंटेनर वगैरह जो है उसमें निकाल के जा सकते हैं और वो उसको फ्रीज़ में रख सकते हैं, जिसे 24 आवर्स तक हम स्टोर कर सकते हैं। और जब भी बच्चे को भूख लगती है तो आप बाटी और स्पून लेकर बच्चे को फीड दे सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर 6 to 8 आवर्स की जॉब है तो आप आफ्टर 6 आवर्स जैसे आते हो तो आप बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट से भी मिल्क दे सकते हैं। सो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप फर्स्ट जो 6 मंथ्स है, इनिशियल 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, मेरा अभी एक पेशेंट आया था कि मैम अगर 2 साल तक बच्चे को अगर फीडिंग दिया तो फीडिंग छुड़वाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यह भी बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है और काफ़ी मिथ भी रहते हैं कि जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा देना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही तकलीफ़ आती है। तो फ्रेंड्स, ऑन एन एवरेज 1 ईयर, 1.5 ईयर, मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स आप ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं। उससे माँ और बच्चे दोनों की तंदुरुस्ती मेंटेन होती है। लेकिन जब भी आपको फीडिंग बंद करना है तो वह डिपेंड करता है कि आपका फैमिली सपोर्ट आपको कितना मिल रहा है, प्लस जैसे कि वह जो समय है फीडिंग स्टॉप करवाने का, वह समय पे आप आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है या कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनकी एडवाइस भी ले सकते हैं। उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती है और धीरे धीरे करके आप बच्चे को वीनिंग, पहले आप वीनिंग शुरू कर दीजिए, ताकि जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलता है तो आप वीनिंग के लिए जो भी चीज़ उसको पसंद है, इनिशियली उसका जो टेस्ट डेवलप हुआ है वैसी चीज़ देकर उसको धीरे से ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करवा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके माइंड में भी ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कोई भी मिथ्स है या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स आप कोई फेस कर रहे हो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी कमेंट्स है, क्वेश्चंस है, उसको जल्दी हम सॉल्व करें। थैंक यू वंस अगेन।